तो अब तक हमने देखा कि कैसे लोधी डायनेस्टी का इस्टेब्लिशमेंट बहलोल लोधी करता है और किस तरह से वो नॉबल्स को खुश करते हुए अपनी सल्तनत को बनाए रखता है। और कुछ एरिया जैसे किसको, तो जौनपुर को अपने में वापस मिला लेता है। उसके बाद सरकी डायनेस्टी को मिलाता है, जिसके यादगार के रूप में वो बहलोल कॉपर कॉइन्स इंट्रोड्यूस करता है। बट बंगाल, गुजरात, डेक्कन ये सब बहुत बड़े हो चुके थे अम्पायर, जिनको वो नहीं मिला पाता है। इसके बाद उसकी डेथ हो जाती है और अब लोधी डायनेस्टी का अगला राजा जो सुल्तान होगा वो होगा सिकंदर लोधी। कौन होगा? सिकंदर लोधी। 1489 टू 1570। देखिए लंबे समय तक ये राज करता है। 11 और 17 कितना हो गया? 28 ईयर्स तक ये राज करेगा। कौन? सिकंदर लोधी। ठीक है, तो लिखिएगा इसके बारे में, सिकंदर लोधी के बारे में लिखिए। पहले इसका रियल नेम लिखिए। इसका रियल नेम सिकंदर लोधी नहीं था, तो लिखिएगा रियल नेम सिकंदर लोधी का रियल नेम निजाम खां। और फिर लिखिएगा हिज मदर, हिज मदर वाज ए हिंदू गोल्ड स्मिथ डॉटर। देखिए एक मैंने आपको बताया था जाट लेडी, तो वो कौन थे? वो तुगलक डायनेस्टी वाले थे, जो पेरेंट साइड से तुर्क और मदर साइड से हिंदू। और अब एक ये सिकंदर लोधी आ रहा है, ये पेरेंट साइड से अफ़गान और मदर साइड से हिंदू। ठीक है, सिकंदर लोधी, रियल नेम निजाम खां। लिखिएगा ऐसे, हाँ, लिखिए ही वाज द ग्रेटेस्ट एंड noblest of the 3 लोधी सुल्तान्स। 3 लोधी सुल्तान में जिसमें सबसे इम्पॉर्टेंट और या यूँ कहिए सबसे ग्रेटेस्ट या जिसने सबसे बड़े बड़े काम किए वो था सिकंदर लोधी। पूरे दिल्ली सल्तनत में नहीं, सिर्फ 3 लोधियों में सबसे अच्छा सिकंदर लोधी। पूरी दिल्ली में देखा जाए तो सबसे अधिक अगर किसी ने टेरिटरी बड़ाई की तो वो था अलाउद्दीन खिलजी, जिसने टेरिटोरियल एक्सपेंशन लगभग सबसे अधिक देखा गया। ठीक है, बाकी तो जौना खान ने एक्सपेंशन यानी कि मोहम्मद बिन तुगलक ने किया, लेकिन ये खो भी दिया क्योंकि इसकी गलत नीतियों की वजह से। नेक्स्ट इसके बारे में लिखिएगा ही। अब देखिए ग्रेटेस्ट या नॉबलेस्ट लिखने के पीछे रीजन है, तो वो रीजन यहाँ एक एक करके जब हम लिखेंगे तो समझ में आएगा क्यों हमने इसको ग्रेटेस्ट या नॉबलेस्ट कहा। तो लिखिएगा ही एक्सटेंडेड हिज एम्पायर, he extended his empire from पंजाब टू बिहार। अब देखिए पंजाब का तो जो गवर्नर था या कहें कि जो सरदार था वो तो खुद बहलोल लोधी था। तो बहलोल लोधी के दिल्ली सल्तनत पर सुल्तान बनते ही पंजाब तो दिल्ली के कंट्रोल में आ ही गया। थोड़ा बहुत एरिया इधर बिहार वगैरह का ये जीता या अपने कंट्रोल में लिया।
ठीक है, तो पूरा का पूरा होल बिहार ये अपने कंट्रोल में ले लेता है। ठीक, नेक्स्ट लिखिएगा। तो बिहार में कौन कौन सा है, इंक्लूडिंग लिखिए, इंक्लूडिंग धौलपुर, नरवार एंड सम parts of the kingdom of ग्वालियर एंड नगौर। तो ये क्या है, पूरब से पश्चिम, उत्तर से दक्षिण तक का पूरा इसका आप एक एरिया देख सकते हो। तो कहाँ, पंजाब, उत्तर, दक्षिण ग्वालियर, इधर बिहार तक, और इधर क्या कह सकते हैं, तो थोड़ा बहुत जो राजस्थान, हरियाणा और ये सब एरिया से लेकर बिहार तक। तो फिर भी ये लगभग नॉर्थ इंडिया के बहुत बड़े हिस्से में अब इसका क्या हो चुका था, दिल्ली सल्तनत इस्टेब्लिश हो चुकी थी। किसके अंडर में, सिकंदर लोधी। तो कुछ हद तक अपनी ग्लोरी को वापस पाया दिल्ली सल्तनत इन किसके, और सिकंदर लोधी के अंडर। ठीक है, हाँ, नेक्स्ट पॉइंट लिखिए। लिखिएगा, इन 1504 फाउंडेड आगरा सिटी। इन 1504 founded Agra city and shifted capital from Delhi to आगरा। तो ये दूसरा सुल्तान है जो कैपिटल की शिफ्टिंग कर रहा है। पहला सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक, या यूँ कहे कि ये दूसरा क्या, तीसरा है। पहला लाहौर से कैपिटल को दिल्ली लेकर आया इल्तुतमिश, और अभी तक कैपिटल कौन है, मोहम्मद बिन तुगलक तक दिल्ली कैपिटल है। मोहम्मद बिन तुगलक कैपिटल दिल्ली से कहाँ जाता है, देवगिरी यानी दौलताबाद लेकर जाता है, बट 2 साल के बाद ही वापस लौट आता है। तो फिर कैपिटल दिल्ली, और अब कैपिटल दिल्ली से कहाँ ट्रांसफ़र हो जाएगा, आगरा। और ये आगरा कैपिटल रहेगा कब तक, शाहजहाँ तक कैपिटल आगरा ही बना रहेगा। तो आगरा कैपिटल बनाने का श्रेय किसके हाथ में है, सिकंदर लोधी के हाथ में है, ना कि किसी मुग़ल बादशाह, क्योंकि इसके बाद तो मुग़ल बादशाह आ जाएंगे। खैर वो अभी मैं डिटेल में बताऊंगा कैसे आते हैं, क्या आते हैं, वो मुग़ल सल्तनत में हम लोग देखेंगे। यहाँ बस थोड़ा बहुत जो आपने पढ़ा है, और उसमें आपने पढ़ा होगा कि बाबर हो, हुमायूं हो, अकबर हो और जहांगीर, इन सब ने कहाँ से, आगरा से शासन किया था। जो शाहजहाँ था वो जब दिल्ली में लाल किला बनवाता है तो मुग़ल सल्तनत दिल्ली में से शासन करती है, यानी कि दिल्ली कैपिटल शिफ्ट होता है। तो अब आपके सामने जब क्वेश्चन आए कि आगरा कैपिटल किसने बनवाया, तो आपके दिमाग में आएगा तुरंत सिकंदर लोधी आना चाहिए, ठीक है, ना कि कोई मुग़ल बादशाह। कौन आएगा, सिकंदर लोधी आएगा, ठीक है, ये याद रहेगा। हाँ, तो अब दिल्ली सल्तनत की कैपिटल दिल्ली न होकर आगरा हो गई, लेकिन अभी भी हम लोग इसको दिल्ली सल्तनत ही पढ़ेंगे, आगरा सल्तनत नहीं कहेंगे, ठीक है ना, क्या कहेंगे, दिल्ली सल्तनत, ठीक है। तो अब कैपिटल दिल्ली से आगरा शिफ्ट हो गई। कौन शिफ्ट किया, सिकंदर लोधी शिफ्ट कर रहा है। कब, 1504 में,
ठीक है। तो देखा जाए तो दिल्ली सल्तनत का कैपिटल शिफ्टिंग, लाहौर टू दिल्ली, दिल्ली टू दौलताबाद यानी देवगिरी, देवगिरी टू अगेन दिल्ली, और फिर दिल्ली से आगरा। ये क्या है? दिल्ली सल्तनत के कैपिटल की शिफ्टिंग है। किसने कब किया वो आप याद रखोगे। तो पहला इल्तुतमिश लाहौर टू दिल्ली, दूसरा दिल्ली टू दौलताबाद मोहम्मद बिन तुगलक, और फिर वापस दिल्ली बनाया उसी ने मोहम्मद बिन तुगलक, और तीसरा सिकंदर लोधी फ्रॉम दिल्ली टू आगरा, और अब ये आगरा ही रहेगा। अब दिल्ली सल्तनत की कैपिटल लास्ट तक आगरा ही रहेगी, अब शिफ्टिंग नहीं होगा। ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट इसका वर्क है, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट इसका वर्क है। पहला वर्क आगरा सिटी का फाउंडेशन करना और कैपिटल दिल्ली से आगरा करना। इसके अलावा जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है वो लिखिए, इस्टेब्लिश्ड ए न्यू मेजरमेंट, इस्टेब्लिश ए न्यू मेजरमेंट सिस्टम, क्या कहेंगे, या मेजरमेंट यार्ड स्टिक, जिसको क्या कहा गया, यार्ड स्टिक, न्यू मेजरमेंट यार्ड स्टिक, इसको ब्रैकेट में कर दीजिएगा, न्यू मेजरमेंट ऑफ लैंड कॉल्ड, क्या कहा गया, गजे सिकंदरी, गजे सिकंदरी। तो एक मेजरमेंट का सिस्टम किसने अपनाया था, अलाउद्दीन खिलजी, जो बिस्सा वाला सिस्टम था, क्या था, बिस्सा, और उसने पूरे खलीसा को नपवा दिया। खलीसा यानी कि सारे एग्रीकल्चर लैंड को, इकता से लेकर खलीसा में। और इसने क्या किया, मेजरमेंट का नया सिस्टम लाया, गजे सिकंदरी। ठीक है। तो इसमें क्या होती थी, एक यार्डस्टिक होती थी कुछ फीट लंबी, उसी से नापा जाता था, जो बाद में चेन का रूप ले ली कि हाँ इतना लंबा चेन यानी एक गज हो गया। तो एक गज इतना हुआ, तो इसमें इतनी कड़ी, तो ऐसे कर कर के ये पूरा सिस्टम बन गया। और हमारे अंग्रेज़ों के ज़माने तक देखा जाए तो या यूँ कह कि आज भी अगर देखा जाए तो पुराने लोग इसी हिसाब से ज़मीन की पैमाइश होती है। अब वो कन्वर्जन शुरू हो गया है हेक्टेयर में, और क्या कहते हैं एकड़ में, नहीं तो बीघा, और ये गजे सिकंदरी का सिस्टम नापने का और उसको बीघा में कन्वर्ट करने का सिस्टम ही चला है। बाद में अकबर के टाइम पर और सिस्टम आएगा तो हम लोग वहाँ देखेंगे। तो यहाँ हमें क्या याद रखना है कि सिकंदर लोधी ने लैंड मेजरमेंट का नया सिस्टम बनाया, गजे सिकंदरी। ठीक। एंड ए सिस्टम ऑफ ऑडिटिंग, एंड ए सिस्टम ऑफ ऑडिटिंग ऑफ अकाउंट्स, और अकाउंट्स की भी ऑडिटिंग का इसने सिस्टम बनाया। उसका कोई नाम नहीं है, बस इतना याद रखना है कि पूरी तरह से इसने एक लैंड मेजरमेंट जो था इसका गजे सिकंदरी, वो याद रखना है। नेक्स्ट लिखिएगा कॉमा करके, आल्सो abolished the octroi ड्यूटी, क्या लिखेंगे, ऑक्ट्रोई ड्यूटी ऑन
grains, but ये सारे पॉइंट इसके इम्पोर्टेंट हैं, बट री इम्पोज्ड, ये सब अंडरलाइन वाले पॉइंट हैं और याद रखने। री इम्पोज्ड जजिया, री इम्पोज्ड जजिया ऑन नॉन मुस्लिम्स। तो बीच में हमने देखा था कि जजिया किसने इम्प्लीमेंट किया था, और बाद में फिर जजिया हटा, लेकिन फिर से सिकंदर लोधी ने रेवेन्यू वगैरह को बनाने के लिए जजिया लगा दिया। तो जजिया लाया कौन था? देखिए, जजिया जो टैक्स था ये पहले से लगता था, लेकिन मैंने आपको बताया था कि ये सभी टैक्सों के साथ मिलकर लगता था। फिरोज शाह तुगलक ने इसको अलग करवाया, ठीक। लेकिन तुगलक डायनेस्टी के बाद क्या है, सैयद डायनेस्टी, तो सैयद डायनेस्टी में फिर जजिया नहीं लगता था। अब यहाँ पर जब सिकंदर लोधी आया तो इसने फिर से जजिया लगवाया। तो सिकंदर लोधी के टाइम में क्या याद रखना है, यही सब पॉइंट याद रखना है कि इसने पहला आगरा सिटी बनवाया और कैपिटल ट्रांसफ़र कर दिया दिल्ली टू आगरा। दूसरा, इसने क्या किया, लैंड मेजरमेंट के लिए गजे सिकंदरी लेकर आया। और तीसरा पॉइंट लगाना है कि ही अगेन इम्पोज द जजिया ऑन नॉन मुस्लिम्स। ये 3 पॉइंट इसके लिए याद रखने हैं, ठीक। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, रिनाउंस्ड लिखिएगा, रिनाउंस्ड द आइडिया, लिखिए, रिनाउंस द आइडिया ऑफ सुल्तान एज फर्स्ट among equals, but followed absolutism, यानी इसने ये कहा कि देखिए, मैं सुल्तान हूँ तो मैं आपके बराबर ही हूँ, यानी आप में से एक हूँ, यानी आप में से पहला हूँ। तो दिखाने के दांत और खाने के दांत वाली बात हो गई कि मैं आप में से पहला हूँ, यानी कि मैं आपके बराबर ही हूँ, लेकिन कतार में आगे मैं रहूँगा। लेकिन बात किसकी मानी जाएगी? मेरी मानी जाएगी। एब्सोल्यूटिज्म, यानी मैंने जो कहा वही होगा, आप लोग कुछ भी कहो, वो मैटर नहीं करता, ठीक। नेक्स्ट लिखिएगा, ही इज रिगार्डेड एज एन ऑर्थोडॉक्स, एक कट्टर टाइप का व्यक्ति था। ही लिखिए, ही externally forbade the Muslims from following the practices which were against the Shariat, such as women visiting
women visiting the graves of sons। तो ये भी क्या था, एक ऑर्थोडॉक्स मुस्लिम सुल्तान था और इसने क्या किया, शरीयत के हिसाब से चीज़ों को, यानी कि इसने भी एडमिनिस्ट्रेशन में धर्म को मिलाया, इसने भी एडमिनिस्ट्रेशन में धर्म को मिलाया। पढ़ा लिखा था तो ही रोट पर्सियन वर्सेज अंडर द नेम, अपना नाम बदलकर, यानी एक निक नेम करके ये पर्सियन में चीज़ें लिखता था। पर्सियन में वर्सेज मतलब लाइनें वगैरह लिखता था। गुल रखी नाम से, जैसे होता है ना कि भाई राइटर का नाम कुछ और है ओरिजिनल, लेकिन उसने अपना एक नाम बना रखा है बुक लिखने के लिए, ऐसे होते हैं आर्टिस्ट लोग। तो उस तरह से ये अपना नाम गुलरखी करके ढेर पर्सियन में कई चीज़ें लिख रखा है। तो मेन इसके लिए क्या इम्पोर्टेंट है, आगरा का बनना, दूसरा गजे सिकंदरी का होना, तीसरा जजिया को रीइम्पोज करना, और चौथा कहिए तो ये ऑर्थोडॉक्स मुस्लिम सुल्तान था, यानी कि इसने क्या किया था, पूरी तरह से शरीयत वगैरह वाली चीज़ें लागू करने की कोशिश की। यहाँ तक क्लियर है चीज़ें? चलिए, तो ये रब कर दूं सिकंदर लोधी। तो अब सिकंदर लोधी के बाद सुल्तान बनता है कौन, इब्राहिम लोधी, द लास्ट दिल्ली सुल्तान, 1517 से लेकर 1526 तक। 1517 से लेकर 1536 तक कौन, इब्राहिम लोधी। ये सिकंदर लोधी का एल्डेस्ट सन था, पर ये बहुत ही ज़्यादा एरोगेंट इंसान था और रिप्रेसिव, यानी लोगों को दबाने वाला इंसान था। ये लोगों को ओपनली उनको ह्यूमिलिएट कर देता था, उन लोगों को की इज्जत नहीं करता था, और बर्बर टाइप का भी था। तो इस वजह से इसके जो नॉवेल्स थे वो इससे परेशान हो गए थे। क्या हो गए थे, इससे परेशान हो गए थे। लेकिन था ये ताकतवर इंसान, इब्राहिम लोधी जो था ये ऐसा था कि इसकी कोई मतलब लोगों में और नॉवेल्स में सब में ये प्रिय नहीं था, लोग इसको पसंद नहीं करते थे इसके नेचर की वजह से। और नेचर कैसा था इसका, एरोगेंट नेचर था, लोगों को बेइज्जत करना, लोगों का ओपनली इंसल्ट कर देना, सबके सामने उनको भला बुरा कह देना। तो नॉवेल्स इसको पसंद नहीं करते थे। तो जब पसंद नहीं करते थे तो इसको सत्ता से हटाना पड़ेगा। अब सत्ता से हटाने के लिए कोई मजबूत व्यक्ति चाहिए, लेकिन अब दिल्ली सल्तनत या बाकी जो उसके गवर्नर्स थे अब कोई इतना मजबूत था नहीं, तो बाहर से किसी को बुलाना पड़ा। अब कैसे बुलाया गया, कौन बुलाया, वो अब यहाँ पर आपको समझ में आएगा। पहले इब्राहिम लोधी के बारे में थोड़ा सा 2 पॉइंट लिखिए, तब हम लोग देखते हैं कि क्या कहानी बनती है। तो पहला पॉइंट लिखिए, इल्डेस्ट सन ऑफ सिकंदर लोधी, एल्डेस्ट सन ऑफ सिकंदर लोधी लिखिएगा। ही वाज मतलब कौन, इब्राहिम लोधी। ही वाज वेरी एरोगेंट and also a
repressive and also a repressive ruler। अब बात समझिए, ये क्या है, अभी तक जो भी सुल्तान बन रहा है लोधी डायनेस्टी का, वो क्या कर रहा है, वो नोबल्स को बराबर की इज्जत दे रहा है, वो नोबल्स को अपने साथ मिलाकर चल रहा है। तो नोबल्स को भी अब वो अपनी इम्पोर्टेंस समझ में आ रही है, और नोबल्स भी चाहते हैं कि अब वो इम्पोर्टेंट बने रहें। भाई एक बार जब आप उनको उस लायक बना दिए, तो अब आप उनको वहाँ से धक्का मारोगे तो वो चीज़ उनको अच्छी लगेगी? बिल्कुल नहीं अच्छा लगेगा। तो ये वही काम करना शुरू किया, अपने एरोगेंस और अपने और बाकी चीज़ों वैसे क्या करने लगा, ये नोबल्स को ही इंसल्ट करने लगा। और तो और कुछ नोबल्स को इसने मृत्यु दंड तक दे दिया, यानी उनके डेथ करा दिया उनके। तो पूरे के पूरे नोबल्स इस तरह से इस पर भड़क गए कि उनको लगा कि ये तो हमारे लिए ही अभिशाप साबित होगा। सारे नोबल्स इसके खिलाफ हो गए। लेकिन ये था मजबूत शासक, तो मजबूत शासक था तो इसको हटाया कैसे? तो खैर लिखिएगा कुछ पॉइंट्स, उसके बाद तब फिर लिखते हैं आगे की कहानी। लिखिएगा, लिखिए, बिकॉज ऑफ हिज individualistic tendencies that the Afghan monarchy was weakened. He openly insulted and humiliated his nobles in court. Moreover, he asserted the absolute power of the सुल्तान। तो ये क्या कर रहा है, ये खुद को ही सब कुछ समझ रहा है, अपने आप को ही मजबूत किया। और जो इससे पहले बहलोल लोधी, सिकंदर लोधी ने अफगान नोबल्स की पोजीशनिंग को मजबूत किया था दिल्ली सल्तनत में, ये ऐसा काम करता है कि नोबल्स की तो छोड़िए, अफगान नोबल्स की स्थिति भी खराब हो जाती है। तो अंत में जब सारे नोबल्स इससे दुखी हो जाते हैं, खास करके कौन, अफगान नोबल्स इससे जब दुखी हो जाते हैं, तो वो एक फैसला लेते हैं। एक पॉइंट और लिख लीजिएगा, ही वॉज डिफीटेड बाय राणा सांगा ऑफ मेवाड़। तो मेवाड़ के राणा सांगा, यही महाराणा प्रताप के दादाजी हुए। तो मेवाड़ के राणा सांगा, इसी परिवार में महाराणा प्रताप आगे आएंगे अकबर के टाइम पर, ठीक है। तो जो ये राणा सांगा साहब थे, ये बहुत ही बहादुर योद्धा थे। इन कहा जाता है कि इनके शरीर पर 80 घाव थे, इतनी लड़ाइयाँ इन्होंने लड़ी थी कि 80 घाव थे, उसके बावजूद ये लड़ते थे। यहाँ तक कि एक हाथ, एक आँख तक इनकी जा चुकी थी युद्ध के मैदान में, फिर भी हार नहीं। तो लोधी ने भी अटैक किया था, लोधी को भी इन्होंने हराया था। खैर, तो अब आते हैं लोधी के बिहेवियर पर। लोधी, जो इब्राहिम लोधी था, वो
उससे नोबेल्स इतने परेशान हो गए, दुखी हो गए कि इसी के जो खास लोग थे वही लोग इसको हटाना चाहते थे, वही लोग इसको हटाने की प्लानिंग करने लगे। अंत में जो सबसे बड़ा कदम उठाता है वो इसका अंकल, जिसका नाम था दौलत खां। इब्राहिम लोधी का अंकल दौलत खां जो था वो सबसे बड़ा कदम उठाता है। क्या उठाता है तो लिखिएगा, लिखिए इन, या ऐसे लिखिए एट लास्ट, लिखिए एट लास्ट इब्राहिम्स अंकल क्या है, दौलत खां। दौलत खां, इब्राहिम्स अंकल दौलत खां क्या करता है। अब ये दौलत खां कौन है, तो यहाँ इसके नीचे लिख लीजिए इस तरह से ब्रैकेट में, गवर्नर ऑफ पंजाब। पंजाब का गवर्नर है दौलत खां, जो इब्राहिम लोधी का अंकल है। तो इन लास्ट इब्राहिम्स अंकल दौलत खां क्या करता है, इनवाइटेड बाबर टू ओवरथ्रो इब्राहिम लोधी। क्योंकि अब कोई दिल्ली में इतना मजबूत नहीं है रहा जो इब्राहिम लोधी को हटा सके। कौन था, दौलत खां जो पंजाब का गवर्नर था वो भी इतना मजबूत नहीं था कि इब्राहिम लोधी, तो इसने बाहर, यानी कि बाहर दिल्ली सल्तनत के बाहर एक व्यक्ति था जिसका नाम था बाबर, उसके पास इनविटेशन भेजता है कि आप आओ और यहाँ पर क्या करो, इसको हटाओ। अब उसके पीछे क्या कहानी थी, क्या नहीं थी, वो हम लोग मुगल सल्तनत में देखेंगे। अभी जो सिंपल सी कहानी है वो कहानी ये है कि इब्राहिम लोधी बाबर को इनविटेशन देता है कि आप आओ और दिल्ली पर अटैक करो और क्या करो, इब्राहिम लोधी को हटाओ। कौन कहता है, दौलत खां। ठीक, अब देखिए दिल्ली में घुसने का रास्ता कहाँ से है, पंजाब से ही है भाई, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर। जितने भी अटैक्स हुए उसी साइड से हुए इंडिया पर। अभी तक जितने भी लोग आए, चाहे एंशिएंट इंडिया में आप कुषाण, पहलव, बैक्टीरियंस को देखिए, वहीं से आए। महमूद गजनी वहीं से आया, मोहम्मद गोरी उसी रास्ते से आया। अब बाबर भी कहाँ आ रहा है, उसी रास्ते से आ रहा है। और देखिए दौलत खां जो क्या है, पंजाब का गवर्नर है। तो बाबर जब आएगा तो सबसे पहले कौन उसको रोकने के लिए खड़ा होना चाहिए, दौलत खां को खड़ा होना चाहिए रोकने के लिए। लेकिन यही तो इनवाइट कर रहा है, तो ये क्या रोकेगा बाबर को, बताइए, बिल्कुल नहीं रोकेगा। तो बाबर को क्या मिला, बाबर को फ्री पास मिल गया आगरा तक का, बाबर को फ्री पास मिल गया आगरा तक का। तो बाबर आ गया मार्च करता हुआ। तो लिखिए बाबर by accepting the offer marched against Ibrahim and defeated and killed him
इन फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत 1526 CE। तो बाबर वहाँ से एंट्री करता है तो पंजाब में दौलत खां उसको क्या करता है, फ्री पास दे देता है। वो डायरेक्ट कहाँ तक, आगरा की तरफ बढ़ना शुरू करता है। ये खबर मिलती है इब्राहिम लोधी को। इब्राहिम लोधी अपनी सेना के साथ पंजाब की तरफ मूव करता है। बीच में एरिया है हरियाणा में पानीपत, जहां दोनों की सेना आमने सामने खड़ी हो जाती है। और यहीं पर द फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत बिटवीन द इब्राहिम लोधी एंड बाबर होता है, जिसमें इब्राहिम लोधी हार जाता है और इसकी बैटलफील्ड में मौत होती है। तो ये दिल्ली सल्तनत का इकलौता सुल्तान है। दिस इज द फर्स्ट एंड लास्ट सुल्तान ऑफ दिल्ली हु हैव बीन किल्ड इन ए बैटलफील्ड। बैटलफील्ड में मरने वाला ये दिल्ली सल्तनत का इकलौता सुल्तान है, जिसका नाम है इब्राहिम लोधी। बाकी सभी सुल्तान या तो नॉर्मल डेथ मरे हैं या कॉन्स्पिरेसी की वजह से मरे हैं। और इस तरह से इन द लास्ट आफ्टर द डेथ ऑफ इब्राहिम लोधी इन द बैटलफील्ड ऑफ इन फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत, द दिल्ली सल्तनत ended completely। दिल्ली सल्तनत ended completely। so तो लिखिएगा so the end of Delhi Sultanate। so the end of Delhi Sultanate in 1526। एक लाइन छोड़ कर लिखिएगा, यहाँ तक तो हो गया। अब ये एक लाइन गैप करके so the end of Delhi Sultanate in 1526 CE and start of मुगल एम्पायर। और यहाँ से शुरुआत होती है मुगल एम्पायर की। तो अब जो राजा बनेगा, सुल्तान बनेगा, अब सुल्तान नहीं, अब एम्परर बनते हैं। मुगल वाले जो अपने आप को एम्परर कहते हैं, ये अपने आप को सुल्तान नहीं कह के तो इसलिए मुगल एम्पायर है। और ये बहुत बड़ा एम्पायर बनता है, दिल्ली सल्तनत से भी बड़ा एम्पायर। तो दिल्ली सल्तनत जिसकी शुरुआत एक बैटलफील्ड से, सेकेंड बैटल ऑफ तराइन 1192 से शुरुआत होती है, वो सल्तनत एक बैटलफील्ड में ही खत्म होती है, जिसका नाम है फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत 1526। तो बैटलफील्ड से स्टार्ट हुई सल्तनत बैटलफील्ड में ही खत्म हो रही है। और यहाँ पर खत्म होती है दिल्ली सल्तनत। और अब शुरुआत होगी मुगल एम्पायर की। तो यहाँ तक चीज़ें क्लियर हैं। तो इसको फिर से पढ़िए, बार बार पढ़िए। और क्या जैसे बताया, शॉर्ट नोट्स, वन लाइनर आपको इन्हीं नोट से पढ़ के बनाने हैं। ठीक है। तो इस तरह से हमारा आज दिल्ली सल्तनत कंप्लीट हुआ। अब थोड़ी बहुत जो चीज़ें होंगी वो हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। और इसके बाद हम लोग स्टार्ट कर देंगे क्या, जो मिडल जो हमें विजयनगर और बहमनी किंगडम शुरू थी उसको भी तो पढ़ना है। तो इसके बाद हम लोग विजयनगर एम्पायर और बहमनी एम्पायर पढ़ेंगे। तब फिर वापस लौट के हम लोग कहाँ आएंगे, मुगल एम्पायर पे आएंगे। क्योंकि मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम पे जो विजयनगर और बहमनी एम्पायर स्टार्ट हुआ था उसका भी तो कुछ होना है। तो वो तो ऐसे छूट नहीं सकता, तो उसको हम लोग पढ़ेंगे। उसके बाद फिर हम लोग कहाँ पर आएंगे, मुगल सल्तनत पे। ओके। तो यहाँ हम लोगों का दिल्ली सल्तनत की पॉलिटिकल हिस्ट्री ख़त्म होती है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग विजयनगर और बहमनी किंगडम को डिस्कस करेंगे, जो मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम पर डेवलप हुए थे। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच एंड प्लीज़ सब्सक्राइब
the channel and like the video. Thank you very much.